होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो बढ़िया है। बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी। वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं। होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात। मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण। अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार। पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या? हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे
और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है। घर की औरत पार्ट 3। मीना का घर ठीक से ही चल रहा था, मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टिके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी साहब, कैसे आना हुआ? बताया नहीं हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। बड़ी आई, कैसे आना हुआ? मेरे पति का मकान है ये, और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, हैं? और ये क्या पहना है? न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू, इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहां मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा 2 दिन हुए नहीं कमाना शुरू किए, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता न कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना, दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहां पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है। पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है, कार में बैठ नहीं पाती। पता नहीं बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं। देख यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी? यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी? इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा? क्या हो जाता है आपको रह रहकर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं। मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी, साफ साफ बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब, वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं।
बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था। और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, कैसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी सा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं? सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं। क्यों ससुर जी, बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा। 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी सा, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में। क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना बहू, चलो दादी सास आई है, ये नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करे। अरे माँ, तू भी किन लोगों की बात में आ रही है? चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ससुर अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों बैठकर वैसे ही पंचायत शुरू कर देते हैं जैसे कोई बहू अपनी माँ से सास की बुराई कर रही हो। देख मंगलू, गलती तो तेरी ही है जो तूने घर की जनानियों को काम के लिए बाहर निकाला। दूसरे तेरे पापा को देखा था, कभी मुझसे फालतू बोलते। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में रहा है, यही सिखाया था मैंने तुझे। क्या बोलूं माँ, जब से ये मीना बहू घर आई है ना, इसने घर का सारा इतिहास भूगोल बदल कर रख दिया है। उस तितली से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तेरी वाली को तो ठीक कर दूं। अरे बहू क्या आ गई, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है। माँ देख, जो भी हो, इस बात को याद रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है। औरतों का औकात में रहना जरूरी है। अरे बहू के साथ मिलकर माँ ये बात उड़ती रहती है। बेटा देख, गलती तो तेरी भी है, क्यों तूने इसे काम करने की छूट दी? मारना भी कम कर दिया है तूने इसे, वरना पहले आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा सूजा हुआ या काला ही दिखता था। देखकर तसल्ली मिलती थी कि तूने कंट्रोल कर रखा है। इस बार तो काला और सूजा छोड़, अच्छी खासी चमकती दिख रही है ये। अब क्या बताऊं माँ, गलती तो हो गई है। हाँ, वो कार देखकर पिघल गया होगा ना तू। अरे बेटा, औरतों को मुट्ठी में रखा कर। शान की साइकिल ज्यादा अच्छी कुत्ता बनकर कार चलाने से, समझा? मीना का ससुर अपनी माँ की बात को सुन रहा था। बस माँ, जो गलती हो गई मिट्टी डाल उस पर। अब बस तू ना घर पहले जैसा करके जाना। ये सब ना बहू का किया धरा है, समझी? मतलब बहू को ठीक करना है तो बहू की बहू को लगाम लगाना होगा। ठीक है। दोनों माँ बेटा बातें करके सो जाते हैं। सोने के बाद अगली सुबह मंगलू की बीवी यानी कि मीना की सास, माँ जी उठिए, ये लीजिए गर्म पानी और ये दादुन। चलिए तो याद रहा तुझे, वरना मैंने तो सोचा था कि बहू के चक्कर में पागल ही हो गई होगी बिल्कुल। अरे बहू के चक्कर में पागल होने का क्या मतलब होता है माँ जी? उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसी मेरी बेटी होती ना तो शायद मैं बहुत पहले जीवन का मतलब समझ चुकी होती। तो दादी सास को समझ में आ जाता है कि सारा मामला मीना पर जाकर ही ठीक होगा। वो सोच लेती है कि अपनी बहू को छोड़कर पहले मीना को सही करना है। फिर अगले रोज, अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का वक्त भी नहीं है, हैं? अरे कैसी बात करती है दादी, तेरे लिए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूं। नौकरी नहीं, तू ना बीवी छोड़ दे, खुश हो जाऊंगी मैं। नीरज हैरान हो जाता है कि उसने तो मजाक किया था। दादी ये क्या बोल रही है? कैसी बात कर रही हो दादी, मीना ने तो सारा घर संभाला हुआ है। पहले तो घर गिरा जा रहा था ना।
तेरी मीना के आने के पहले ना घर में चूल्हा जल रहा था, ना कोई रोटी खा रहा था, क्यों? नीरज को दादी बीवी के खिलाफ खूब कान भरती है। तू सही कह रही है दादी, औरत पैर की जूती और हाथ की मुट्ठी में ही ठीक लगती है। मीना ने ना सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ा, माँ को भी पिताजी की इज्जत करनी छुड़वा दी। अब ठीक बोल रहे हो, घर को बिगाड़ने की मेन जिम्मेदार तो मीना ही है दादी। अभी उसे ठीक किए देता हूँ। तभी वहां पिता भी आ जाता है। देख बेटा, तो रोटी कम खाना मंजूर, लेकिन इन औरतों के आगे झुकना मंजूर नहीं। तेरी दादी ने घर की परंपरा बनाकर रखी, मजाल कि मेरा बाप मेरी माँ के सामने कुछ कह लेता। पर पापा, एक बात पूछनी थी। रहने बेटा, तू ना कंफ्यूज है जीवन में, तू ना कंट्रोल कर पाएगा अपनी जनाने को। मंगलू, मेरी तो टिकट ही करा दे गाँव की। तुम लोगों के घर तो मर्दों की कोई इज्जत ही ना है, और ये मेरे घर की परंपरा ना है, मैं चली। अरे ना ना दादी, मैं तो बस देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ इसे कल। फिर अगले रोज मीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि देख मीना, आज मेरे दफ्तर से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो शाम के खाने में। लेकिन आज तो मेरी मीटिंग है, फिर घर आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? बोला ना शाम को खाना बनाना है तो बनाना है, समझी? मीना को पति की बात अजीब लगती है, पर वो दादी सास के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, क्या खाना है प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पर बेटा तू तो। बहू सास को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन पोते को तो लड़ना था। वो मीना पर जोर से चिल्लाता है। मीना देख, ज्यादा हीरोइन मत बन। आज ऑफिस जा रही है तो जा, लेकिन सुन, तुरंत रिजाइन देकर घर आ जाना। ना मुझे तेरी कमाई चाहिए, ना ही तेरी नसीहत। आज से घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? अरे कैसे लैंग्वेज बोल रहे हो, ये तुम्हारी बोली नहीं है। कौन सिखा रहा है तुम्हें? तभी दादी सास आ जाती है। क्या बोलना चाह रही है बहू? मैं मुन्ने के कान भर रही हूँ, हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, वरना हम लोगों का घर अच्छे से चल रहा था। सभी मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देकर रह रहे थे। लेकिन अब तभी मीना को उसका पति जोर से डांटता है। सास बेटी बहू की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देख नीरज, बहू को डांटना या फिर बहू के साथ गलत व्यवहार, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह रे वाह, सारी जिंदगी जो पति की डांट और मार खाती रही, अब बहू को थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, गुस्सा आ गया। हाँ माँ, क्या हो गया? मैंने तो मीना को कहा कि देख नीरज, मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा तू। ये माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन कोई औरत अपने बेटे से बहू को मारना या डांटना सिखाए तो ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि तू औरतों की इज्जत ना करे, जबकि मैं खुद एक औरत हूँ। दादी सास बहू की बात सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेती है। सच कहा सासू माँ, एक रानी ही अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है, जो दूसरी औरतों का सम्मान करे। काश दादी सास भी पिताजी को अच्छे संस्कार दे पाती। मीना की बात सुनकर दादी सास उन लोगों से माफी मांगती है। मैं समझ गई बहू, औरतों की बेइज्जती करने को घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी। वो सब गलत है। औरतों की इज्जत से घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। मुझे माफ कर दो। माँ, मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, तुम्हें अभी से बता देता हूँ। वो तो तू कर ले, लेकिन कोई हीरोइन तुझसे क्यों शादी करेगी भला? पापा के करोड़ों रुपए देखकर। अरे तो पैसे मेरे हैं, मैं ही कर लेता हूँ किसी हीरोइन से शादी जो मेरी उम्र की हो। हाँ हाँ, अब यही दिन आ गए हैं ना, तुम बाप बेटा शादी करो और मैं चली घर से। सोचा था बुढ़ापे में बेटे की शादी करके बहू से खूब सेवा लूंगी, लेकिन कहाँ, यहाँ तो बाप और बेटा दोनों हीरोइन लाने की सोच रहे हैं। अब रोहन कहाँ मानने वाला था, वो तो घर ले ही आता है एक हीरोइन। अरे तुलसी, ये तो तुलसी है ना बेटा? आय हाय, टीवी में तो बड़ी सुंदर लगती है, सामने ये कैसी झुर्रियां दिख रही है, और ये इतना परफ्यूम क्यों लगा रखा है? अरे माँ, वो इन लोगों का मेकअप कर करके ऐसा चेहरा हो जाता है। मेरा नाम तुलसी नहीं अलीशा है। हैं?
कौन जात की हो बहू? विदेशी हो क्या? देखिए, मेरे पापा पर्शियन थे, वो अमेरिका में बस गए थे। मेरी माँ वैसी तो भारत से थी, लेकिन ओह, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। किसी और दिन तुम्हारे मम्मी पापा का टूर प्लान सुन लेंगे हैं। खैर, अलीशा घर की बहू बन जाती है। एक दिन सुबह सास जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। सभी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? अरे भूत है वहाँ, मैंने देखा। तब वहां से अलीशा निकल कर आती है, भूत के भेष में, खुले बाल, सफेद साड़ी। ओ सास माँ, थैंक्स, आप डर गई, वरना मेरे देखने वालों को भी मेरा ये रूप पसंद आएगा। यही एक कलाकार की असली कमाई है। अरे अलीशा, माँ हार्ट की पेशेंट है, ये क्या कर रही हो? ये मेरे आने वाले सीरियल की कहानी है, तो मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा सासू माँ, थोड़ी सी हल्दी में चंदन, चावल का पाउडर और हाँ, एलोवेरा जेल डालकर जरा तैयार कर दीजिए ना। अरे क्यों, इससे क्या बनेगा? फेस पैक जानू। अलीशा ये बोलकर वहां से चली जाती है। एक दिन रात के 2 बजे घर की घंटी बजती है। हे भगवान, आजकल चोर भी क्या बेल बजा कर आते हैं। देखो तो कौन है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहुत से लड़के लड़कियां खड़े होते हैं और बहू सज धज कर आई होती है। अरे बहू, रात के 2 बजे कहाँ से आ रही है? अरे माँ, 2 बजे ही तो पार्टी का वक्त होता है, जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए ना। ये बोलकर बहू उन लोगों से बातें करने लगती है। अरे मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ, तुमसे तो मैं कल बात करती हूँ। अगले दिन सबके सामने बहू, इन्होंने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये तो अच्छा है कि बात मीडिया में नहीं आई, वरना तो मेरे हाथ से ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता। अरे लेकिन अलीशा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। तो क्या मैं पार्टी नहीं करूं? अपने सारे शौक खत्म कर दूं? अरे एक एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है। अरे बेटा, हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बेटा जो गलत है वो तो गलत है ना। ये बोलकर सास ससुर वहां से चले जाते हैं। यार, गलती कर दी मैंने आम लोगों से शादी करके। तभी अलीशा की सहेली, जो कि उसी की तरह सेलिब्रिटी थी, वो वहां आती है। हाय, कैसी हो मैरी? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। तेरी तो बड़े सीरियल देखने को मिल रहे हैं, शादी के बाद भी कैसे मैनेज कर लेती है? क्यों, इसमें क्या है? मेरी सास है ना, वो पूरा घर संभालती है और मेरे लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं है। पर तुझे क्या हुआ, तू गायब ही हो गई शादी के बाद? हाँ यार, तू तो जानती है ना, मैंने राजा की बारात वाले हीरो रियल कुमार से शादी की थी। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तेरी सास भी तो हीरोइन है ना? हाँ यार, उनके ही फैशन पार्टी और शूट नहीं रुकते। बच्चा होने से पहले तक तो मैंने काम किया, लेकिन अब बच्चे के बाद ना मुश्किल है सब। तभी वहां अलीशा की सास चाय लेकर आती है। अरे तू तो मक्खी बनी सिमरन की हीरोइन है ना, मैं बड़ा देखती थी तेरा सीरियल, लेकिन ये क्या हालत बना ली है। मक्खी बनकर तो तू बड़ी ही प्यारी लगती थी। नमस्ते आंटी, आप चाय लेकर आई हैं? वाह आंटी, मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। अरे तो जो अपने लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी ना नौकर चाकर होते हैं। अच्छा, तुम दोनों सहेलियां बात करो, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन, सासू माँ, आज मेरा इंटरव्यू लेने कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं, प्लीज आप देख लेना, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ठीक है बेटा, फिक्र मत कर। तभी वहां मीडिया वाले आ जाते हैं। कैमरा लग जाता है और अलीशा के पीछे खड़ी हो जाती है अलीशा की सास। अरे ये पीछे आंटी जी कौन है? आंटी जरा हटिए। अरे कहाँ चांद में दाग सा लगा रही है। सास को कैमरामैन की बात अच्छी नहीं लगती, वो अलीशा समझ जाती है। माफ करना, वो गलती से। वो वहां से निकल ही रही होती है कि अलीशा सास का हाथ पकड़ लेती है। सास को हैरानी होती है, ये मेरी सास है, कोई दाग नहीं। आज जो आप मेरी चमक देख रहे हैं, उसे रोशनी यहीं से मिलती है।
अरे मैम कहाँ बुरा मान रही है छोटी छोटी बात का। आपको तो पता है हमारे चैनल में इंटरव्यू के बाद आपका करियर और चमक जाएगा। करियर से ज्यादा जिंदगी का चमकना जरूरी है, जो मेरे परिवार के साथ ही है। और हाँ, ये स्क्रिप्ट नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेरो शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी, संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जग हंसाई हो सकती है सासू माँ। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं, तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है, सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया, वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है। पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को। लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? अरे तेरी सास बात बात पे शायरी करती है। कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का? वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूंगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई। अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौवा करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी, हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा।
शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी 1.25 शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो माँ की बोलती ही बंद कर दी, मजा आ गया। अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं। शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूंगी जी भर के। नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना। हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबराकर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में 2 शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। एक दिन राधिका और उसकी सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था। तब विजय जाते जाते कहता है, सुनो, ताला लगा के सोना, अच्छे से खिड़की दरवाजे चेक कर लेना और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से जाइए शादी में, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी, अपना भी रखूंगी। अब जाइए ना आप। थोड़ी देर बाद गांव में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। जीप वाला आदमी कहता है, सुनिए सुनिए, गांव में चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ गई है, इसलिए सावधानी बरतें। अपनी खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लें। अरे राधिका, सुना तुमने? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। नहीं मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, और कुछ भी होता है तो पुलिस का नंबर तो है ही मेरे पास। अच्छा, मेरी तो सांसें तेज चल रही है बेटा। एक तो ये विजय भी घर पर नहीं है। मम्मी जी, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई थी। आप बस रिलैक्स रहिए। उधर दूसरी तरफ 2 चोर रात में गांव में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों सास बहू अकेली है उस घर में। अच्छे से पता लगाया नो? हाँ, कोई और नहीं है घर पर। अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। अरे वाह, अब आएगा मजा। देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है, दोनों चोर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अरे कौन सा घर है? वो कोने वाला, तुम बस मेरा पीछा करो। ठीक है। दोनों दबे पांव बचते बचाते राधिका के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। ये सास बहू बड़ी चालाक है, कितना कस के सब बंद किया हुआ है, एक भी खिड़की नहीं खुल रही। चोर खिड़की खोल ही रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और चोर डर जाता है। राधिका की सास भी चौंक कर उठ जाती है। राधिका भी उठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तुमने कुछ आवाजें सुनी? माँ जी, बस बिजली कड़की है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है, उसे खिड़की से चोर की परछाई दिखती है। ये देखते राधिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी सास को इशारा करती है। उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है।
शांत हो जाइए मम्मी जी। श्श। अरे मगर कैसे बेटा? हे भगवान, विजय को फोन लगा बेटा। माँ जी इस वक्त अचानक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहिए। उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है, वो सब सामान देख रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है, सुनिए जी, देखिए तो खिड़की के पास कोई है, मुझे लगता है चोर है। अरे इसका पति तो घर पर है। नहीं नहीं, वो बाहर गया हुआ है, मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था। तो ये बातें किससे कर रही है? राधिका जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए ना बाहर, मुझे पक्का शक है कि घर में कोई घुस आया है। अरे लगता है इसका पति आ गया है, ये दोनों अकेली नहीं है। भोलू की जानकारी तो गलत थी, भागो। चोर घबराकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी एक चोर का पांव फिसल जाता है, मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है। वो गली के कोने तक पहुंचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अरे रुको तो, किधर भाग रहे हो दोनों? कब से तुम दोनों की तलाश थी हमको? साहब छोड़ दो हमको साहब। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहाँ जॉगिंग करने आए थे? हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तभी पीछे से राधिका भी आ जाती है। मैम, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर सभी आपके जैसे नीडर नागरिक हो तो कितना अच्छा हो। सर, आपको मेरी सासू माँ ने फोन किया था, उनका ही आइडिया था ये। हाँ, और चोर को डराने का आइडिया तो राधिका का था। बहुत ही समझदार और नीडर है मेरी बहू। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चोरों को पकड़वाकर देश की मदद की है। और हाँ, पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम जरूर से ले लीजिएगा। और अगले दिन विजय शहर से आ जाता है। वो अखबार में तस्वीर देखता है जिसमें राधिका और माँ इनाम ले रहे होते हैं। माँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? अरे ना बेटा ना, जब तक राधिका साथ है तकलीफ कैसी। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका, तुम बहुत ही समझदार हो।